चलिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं रिवीजन कंप्लीट करा रहा हूँ क्लबिंग ऑफ इनकम का। विद इन 10 मिनट्स लगेंगे मेरे ख्याल से, तो उससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो आइए, छोटा सा चैप्टर है पर इम्पॉर्टेंट है। क्लबिंग का मतलब क्या होता है? क्लबिंग का मतलब है दूसरे की कमाई पे मुझे टैक्स देना पड़े। अरे बोलिए। जनरली क्लबिंग के प्रोविजंस लगते हैं मेरी स्पाउस, मेरी सन्स वाइफ और मेरे माइनर चाइल्ड की इनकम के लिए। तो पहला प्रोविजन जो आपकी डिस्कशन में आया था वो था 6412। ये कहता था, अगर मेरा किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से मेरे स्पाउस को कोई रेमुनरेशन रिसीव हो रहा है, तो वो रेमुनरेशन को मेरी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आगे मैं बढ़ा तो मैंने ये देखा कि कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब मानते हैं मेरा। तो जवाब आया, अगर कंसर्न कंपनी है तो मेरा इंटरेस्ट मानेंगे अगर मेरे पास कंपनी के, बोला करो ना कुछ तो, 20% और मोर वोटिंग पावर वाले इक्विटी शेयर्स हैं। चाहे ये शेयर अकेले हो मेरे पास, चाहे अलोंग विथ माय रिलेटिव हो, चलेगा। और किसी केस में 20% और मोर प्रॉफिट शेयर चाहिए। इस सेक्शन के लिए रिलेटिव में मैं जोड़ूंगा हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट्स को। सेकंड पॉइंट है, क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पूरा क्लबिंग का कानून एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये रेमुनरेशन पाने के लिए मेरी वाइफ के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और लास्ट कॉन्सेप्ट था, अगर मेरा और मेरी वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो इन दैट केस रेमुनरेशन एक में क्लब करना है दोनों का, और एक किस में क्लब करना है, तो जवाब है जिसकी इनकम ज्यादा है। अगला 64(1)(4 सबसे ज्यादा काम आएगा। 64(1)(4 कहता है कि अगर मैं अपनी कोई इनकम जनरेटिंग असेट, अगर मैं अपनी कोई इनकम जनरेटिंग असेट ट्रांसफर करता हूं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन टू माय स्पाउस, तो उस असेट से जो भी इनकम होने वाली है उसे मेरे हाथों में क्लब कर दिया जाए। इसमें नोट करने वाली बात है, ये कतई मत समझ लेना कि वाइफ को असेट कोई भी दे क्लबिंग हो जाएगी। केवल उसी असेट की इनकम क्लब होगी जो कि असेट मैंने ट्रांसफर की। दो इसके एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन नंबर 1, अगर ट्रांसफर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के कारण है तो क्लबिंग नहीं करना, और अगर सेक्शन 27 लग रहा होगा उस एसेट पे तो क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 27 से ऑलरेडी इनकम वैसी मेरे हाथों में आ जाती है डीम्ड ऑनर के रूप। बोलो जल्दी। आगे यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि क्लबिंग के लिए जरूरी है कि जब एसेट ट्रांसफर की हो तब भी मेरा उसके साथ स्पाउस रिलेशनशिप हो, और इनकम होते समय भी मेरा उसके साथ स्पाउस रिलेशनशिप हो। आगे, अगर असेट ट्रांसफर करने से इनकम हुई तो क्लब करनी है, पर उस इनकम पे और इनकम बीवी ने कमाई है तो वो क्लब करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? एक्रीशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट था, अगर बाय चांस मैंने पैसे दिए हैं बिजनेस करने के लिए स्पाउस को, और उस पैसे को बिजनेस में लगाकर कोई इनकम कमाई गई तो वो भी क्लबिंग करनी है। पर हो सकता है कि सारा पैसा मेरा ना हो, थोड़ा बीवी का हो, थोड़ा खुद का मेरा दिया हो पैसा। तो ऐसे में प्रोपोर्शनेट क्लबिंग करने का, और प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला आपके सामने है। कितना प्रॉफिट कमाया बिजनेस से पहले ये देख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय करेंगे मैंने कितने रुपए दिए थे बीवी को बिजनेस करने के लिए। ये जो दिया गया पैसा है ये कौन से दिन का चाहिए मेरे को? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। और डिवाइड कर देंगे उसके बिजनेस की टोटल कैपिटल से, ये भी कब की होनी चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस। आगे सेम लॉजिक 64(1)(7 आता था। बस फर्क ये था कि अगर मैं डायरेक्टली एसेट ट्रांसफर स्पाउस को ना करूं, इनडायरेक्टली कर दूं, किसी और को कर दूं और बेनिफिट बीवी को दिलवा दूं, तब भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। 64(1)(7। अगला 64(1)(6, सेम लॉजिक वाइफ वाला, पर यहां पे दिक्कत क्या है कि यहां पे मुझे ये एसेट ट्रांसफर करनी है सन्स वाइफ को। तो लैंग्वेज वही है,
अगर कोई असेट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मैंने अपनी सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दी तो उस असेट से होने वाली इनकम पे मुझे ही टैक्स देना है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि 27 पे सन्स वाइफ वैसे भी नहीं आती थी और एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मैं नहीं कर सकता अपनी सन्स वाइफ के साथ, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी ऑलवेज क्लबिंग लगेगी सन्स वाइफ के केस में। तो अब सोचो सन्स वाइफ को मैंने मकान दिया तो भी क्लबिंग ही लगना है, पर बीवी को मकान देने पे क्लबिंग नहीं लगता है, 27 लगता है। डीम्ड ऑनर के कॉन्सेप्ट से मेरे हाथों में इनकम क्लब होती जुड़ दी। सेम 64(1)(8) सन्स वाइफ को अगर एसेट ट्रांसफर करता हूं कैसे, इनडायरेक्टली, तो 64(1)(8) लग जाएगा और क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। सबसे काम का माइनर की इनकम की क्लबिंग 64(1) सबको याद होगा अच्छी तरह से। माइनर की सारी इनकम मेरी इनकम में क्लब करनी है, मेरी नहीं मतलब पेरेंट्स की इनकम में क्लब करनी। पेरेंट्स कौन से हैं भाई, तो अगर शादी है तो जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा है, और शादी नहीं है तो जिस पेरेंट ने माइनर को क्या करा है, मेंटेन किया, जिस पेरेंट ने माइनर को क्या किया है, मेंटेन किया। एक्सेप्शन सुन लीजिए, अगर माइनर डिसेबल माइनर है तो नो क्लबिंग एट ऑल, कभी नहीं करना। और अगर माइनर ने कमाई अपने टैलेंट स्किल या नॉलेज से की है तो भी कभी क्लबिंग नहीं करना। यहां पे नोट करना, अगर बच्चे ने टैलेंट से पैसे कमाए तो वो कमाई क्लब नहीं करनी, पर उस कमाई को कहीं निवेश करके और पैसा कमाया गया वो क्लब करना है, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। आगे, अगर बच्चे की इनकम क्लब होती है तो उस क्लब्ड इनकम में से सेक्शन 1032 का एक एग्जम्पशन लेना है मेरे को, 1500 रुपए प्रति चाइल्ड का, पर अगर डिफॉल्ट रेजिम में चले जाऊंगा तो ये एग्जम्पशन मिलने वाला नहीं है। आगे 27 की एप्लीकेबिलिटी का ट्विस्ट देख लीजिए, जब मैं माइनर को हाउस प्रॉपर्टी देता हूं तो 27 लगता है, डीम्ड ऑनर बन जाता हूं मैं। अगर 27 लग रहा है तो क्लबिंग लगाने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान से सुनो, अगर 27 लगा और डीम्ड ऑनर के कारण वो इनकम मेरे हाथों में आके क्लब हुई, जुड़ी है, तो 1500 रुपए वाली एग्जम्पशन नहीं मिल पाएगी। पर अगर 27 नहीं लग रहा है तो फिर 64(a) लगेगा और इनकम जो मेरे हाथों में आके क्लब होगी उसमें 1500 रुपए का क्या मिलने वाला है, एग्जम्पशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था माइनर मेरी डॉटर 27 के एक्सेप्शन में आती है, तो माइनर मेरी डॉटर को अगर मैं मकान ट्रांसफर करता हूं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो डीम्ड ऑनर नहीं बनूंगा, पर फिर भी उस मकान से होने वाली इनकम पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है, 64(a) लग जाएगा। अब अगर मकान की इनकम पे क्लबिंग एप्लीकेबल है तो 1500 रुपए पर चाइल्ड का मेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्योंकि 64(a) लगा ना कि 27। तो ये जादू देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्रॉस ट्रांसफर का एक केस लो है, क्या नाम है केस लो का भाई, केशव जी मोरारजी। इस केस लो में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, अगर मैं कोई ऐसा ट्रांसफर करता हूं जिसमें डायरेक्टली कोई क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगता है, जैसे कि मैंने कोई एसेट अपनी भाई की वाइफ को दे दी, तो आपको याद होगा डायरेक्टली कोई क्लबिंग प्रोविजन लगने वाला नहीं है। पर अगर ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफर इसलिए किया गया ताकि टैक्स को बचाया जा सके आपस में लेन देन करके, तो उस प्रकार के ट्रांसफर को इनकम टैक्स में क्रॉस ट्रांसफर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि इसमें भी क्लबिंग प्रोविजन वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे कि नॉर्मली होते हैं। तो ये आपका एक और पॉइंट। और मेरे ख्याल से लास्ट सेक्शन आपका, लास्ट के मतलब डायरेक्टली क्लबिंग में अगर कोई एसेट ट्रांसफर की जाती है मेरे द्वारा अपने HUF को, किसको की जाती है बताइए, तो जो भी उस एसेट से इनकम होगी वो भी मेरे हाथों में क्लब कर दी जाएगी। अरे बोलो कुछ है, क्लब कर दी जाएगी इनकम। बस यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर उस HUF को मैंने एसेट जो दिए उसका पार्टीशन हो जाता है, क्वेश्चन भी करा था अपन ने इसका याद हो तो पार्टीशन के बाद उस एसेट का जितना भी शेयर मेरी स्पाउस को मिलेगा माना जाएगा कि वो एसेट मैंने दिए ना कि HUF ने दिया, और उसमें भी क्लबिंग करनी। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आते थे वो रेसिडुअल सेक्शन, सेक्शन नंबर 60 क्या कहता था भाई कि अगर मैं किसी को भी इनकम ट्रांसफर करता हूं बिना क्या ट्रांसफर करे हुए एसेट, तो क्लबिंग हो जाएगी 60। और 61 कहता था अगर मैं किसी को भी एसेट का रिवोकेबल ट्रांसफर करता हूं, कौन सा ट्रांसफर करता हूं, तो फिर उस एसेट से होने वाली इनकम पे भी क्लबिंग हो जाएगी। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है ऐसा ट्रांसफर जिसमें कि ऐसा कोई क्लोज मैंने डाल रखा है कि ट्रांसफर्ड एसेट या उसकी इनकम वापस मेरे पास आने वाली, उसे रिवोकेबल कहते हैं। और रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट करने पे जो भी इनकम होगी ट्रांसफर ही की, टैक्स तो मुझे देना है जो कि ट्रांसफरर है। यहां पे एक एक्सेप्शन आता था, याद होगा आपको, अगर लाइफ टाइम के लिए दे देता हूं ट्रांसफरी को तो इसे रिवोकेबल नहीं मानना है, क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं करनी है। तो दैट्स इट, ये चैप्टर आपका ओवरऑल खत्म था। क्वेश्चन अपने पास है ही इसके
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा सही 5 एक नंबर का इसका ना कोई एडजस्टमेंट, तो ध्यान से इसके कानूनों को आप समझ लीजिए। चलिए ओवर कर रहा हूँ।